इंडिया में किसी भी नर्स को नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद अगर आप पूछते हो कि भाई आगे क्या, कौन से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करने वाले हो, तो सामने से आंसर आता है नॉर्सेट के लिए। और यही नॉर्सेट एग्जाम जो 2026 में मतलब 12 सितंबर को जो फर्स्ट स्टेज है वो होने वाली है, और सेकेंड जो स्टेज है वो 30 सितंबर को होने वाली है। तो वो होगी नॉर्सेट 11, और इसके नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। 24 जुलाई को ही नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अभी तक आपने देखा नहीं है तो यू कैन गो थ्रू एंड चेक द ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो अप्रोक्स 50 डेज हमारे पास है एग्जाम तक। और अगर हम देखें 50 डेज बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स है, ऐसे बच्चे हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, बट स्टडी क्या करें, कैसे स्टडी करें, समझ में नहीं आता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहता है, क्या हम नॉर्सेट क्रैक कर सकते हैं, वो भी अब जब हमारे पास सिर्फ 50 डेज बाकी है। तो क्या इसमें हम प्रिपेयर करके एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? तो देखो, आपके पास आज से लेके लगभग 50 डेज है, और 50 डेज में क्या करना है, कैसे करना है, क्या करोगे अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, अगर आपको फुल्ली प्रिपेयर रहना है, तो वो सब कुछ हम इन डिटेल यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखो, वीडियो को स्किप मत करो। अगर आपको प्रिपेयर करना है, यू मस्ट वॉच दिस प्रॉपरली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की डेट में आप किसी इस कैटेगरी में होगे, एक कि आपने कभी अभी तक कुछ स्टडी किया ही नहीं है, आपको प्रिपरेशन करना मतलब स्टार्ट करना है, या फिर एवरेज थोड़ा बहुत आपने प्रिपेयर किया है बट यू वांट टू एक्सेल। उसके बाद एक तो आप वर्किंग नर्स होगे कि आपको यू आर वर्किंग और वर्क लाइफ बैलेंस और इसमें पढ़ाई वो मैनेज नहीं हो रहा है, तो वो आपका एक रीजन होगा। या फिर उस स्टेज पे आप होगे, उस कैटेगरी में आप होगे, या फिर आप रिपीट एस्पिरेंट होगे जिन्होंने प्रिपेयर किया है, या फिर आपने पिछली बार भी ट्राई किया था एंड अगेन यू आर ट्राइंग। तो किसी इन चार कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में आप होगे, लेकिन हर एक का मिशन है सिलेक्शन। सबको चाहिए सिलेक्शन। तो भले आप किसी भी कैटेगरी में हो, आज जो कुछ हम देखने वाले हैं ना, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल डेफिनेटली गेट दैट मोटिव, और यू विल मतलब आप इंप्रूव डेफिनेटली करोगे। ठीक है, सो देखेंगे क्या हमें करना है। अब क्या है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बुक्स लेके स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो रीडिंग करना ठीक है, चलो रीड करते हैं, ठीक है, बट जब आपको कोई एग्जाम क्रैक करनी है ना, तो रीडिंग करना जिससे आप इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज गेन करते हो वो इंपॉर्टेंट है। अगेन, नॉर्सेट जैसे एग्जाम्स के लिए ना क्लिनिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लिनिकल बेस्ड सिनारियो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इन एग्जाम्स में। भले अभी स्टेज 1 स्टेज 2 इस प्रकार के दो एग्जाम्स हैं। स्टेज 1 में जो क्लिनिकल जो उसके रिलेटेड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वो थोड़ा चलो नहीं रहेगा, बट क्लिनिकल थिंकिंग इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको उस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हो, उस तरह से अगर आप प्रिपेयर करते हो, तब वो डेवलप होगे। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके साथ सिर्फ रीडिंग करके नहीं चलेगा, उसके साथ एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे हम हमारी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हमारी स्ट्रैटेजी शुड बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। सिर्फ रीड करना नहीं, ये रीड करूं, वो रीड करूं, ये बुक लू, वो बुक लू, ये पीडीएफ लू, नहीं। इन इंपॉर्टेंट तीन मुद्दों पे हमारा पूरा जो स्ट्रैटेजी है वो रहना चाहिए, और वो हम देखेंगे। ठीक है, तब जाके हम सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं या फिर सिलेक्शन के तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो नॉलेज, क्लिनिकल थिंकिंग एंड सॉल्विंग एमसीक्यूज, ये हमारा बेस रहेगा हमारे पूरे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का फॉर द 50 डेज। ठीक है, अब आगे जो 50 डेज है हमारा, तो उसका रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। इसको हम डिवाइड करेंगे चार फेजेस में। पहला जो फेज रहेगा वो रहेगा फाउंडेशन फेज, जो पहले 15 दिन के लिए हम स्ट्रैटेजी अप्लाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फेज जो रहेगा, जो बिल्डअप का फेज रहेगा, जो उस अगले 15 डेज के लिए रहेंगे। फिर उसके बाद थर्ड फेज हमारा जो रहेगा वो मॉक्स का रहेगा, जहां पे हम मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। और लास्ट के जो 10 दिन है वो हमारा रिवीजन पीरियड रहेगा, जिसमें लास्ट 10 दिन तक, एग्जाम के दिन तक, वहां पर हम रिवीजन करने वाले हैं। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा, ये रोड मैप रहेगा। इस तरह से हमें थोड़े थोड़े टुकड़ों में डिवाइड करके प्रिपेयर करना है टू एक्सेल इन द एग्जामिनेशन सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब जो फर्स्ट फेज है, फाउंडेशन फेज है,
उसमें हमारा मोटो क्या रहेगा कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमें बिल्ड करना है। हमारा जो भी सिलेबस है, नर्सिंग का सिलेबस है, राइट, तो उसमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। फिर इसमें हम क्या प्रेफर करेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को हमें प्रायोरिटाइज करना है, फार्माकोलॉजी, फंडामेंटल्स, कम्युनिटी और एनाटॉमी। अब इन सारे जो भी हमारे नर्सिंग सब्जेक्ट्स है, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको है, वो पूरा पिरामिड हम आगे जाके देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फाउंडेशन जो स्टेज है, पहले फेज में, पहले 15 दिनों में इन सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, रीड करना है एंड देन सॉल्व करना है। तो पहले दिनों में यू हैव टू गो थ्रू इस चीजों का नॉलेज लेना है, मतलब जो भी कॉन्टेक्स्ट है, जो भी टेक्सचुअल कंसेप्ट है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, बिल्ड करने हैं एंड देन उनको सॉल्व करने का ट्राई करना है। सो पहले 15 दिनों में हमें ये जो फेज है, यहां पे हमें स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिस करना है एंड देन डेफिनेटली वील गो टुवर्ड्स द सक्सेस, ठीक है। फिर उसके बाद अभी रीड करके सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सिर्फ रीड करना, जैसे मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ रीडिंग करना इज नॉट इनफ। पहले रीड करना है, डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करने नहीं जाना है, पहले रीड करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, वो लेवल पर जाना है एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है। अब सॉल्विंग में भी हम रैंडमली नहीं, अगर जो भी कंसेप्ट, जो भी टॉपिक, जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, उसके 100 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने का टारगेट रखो। जितने ज्यादा, जितना टॉपिक्स डेली के लिए टारगेट रखो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, पहले रीड करो, समझो, रीडिंग के बाद ये टारगेट रखो कि डेली हमें 100 एमसीक्यू सॉल्व करना है, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो रीडिंग करते रहोगे, प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू हैव, आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इफ यू वांट टू गेट टू दैट परफेक्शन, नो वन इज परफेक्ट, इफ यू वांट टू गेट टू दैट परफेक्शन, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप रीड कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। डेली 100 क्वेश्चन, ये हमारा टारगेट होना चाहिए टू अचीव दैट। अभी उसके बाद जो अगला फेज आता है, वो आता है मॉक का। देखो, पहला फेज फाउंडेशन का आया, फिर उसके बाद उसको बिल्डअप करना है, रीडिंग सॉल्विंग, फिर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है ना, कि इसमें आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ में आते हैं, आपके पॉजिटिव्स और आपके निगेटिव समझ में आता है। अब क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि करेक्ट आंसर, हाँ करेक्ट है, चलो फिर मार्क्स दे देंगे, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टेस्ट। नहीं, यही पे गलती होती है। जो हमारे निगेटिव्स है, जहां पे हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस करना, अब इसमें एनालिसिस आप क्या करोगे, क्यों गलत आया, क्या आपने समझा था, क्वेश्चन को समझा था, नहीं समझा था, उसको फिर से ट्राई करो, उसमें इंप्रूव करो। वो जो भी उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी टॉपिक है, उसको फिर से पढ़ो, रिवाइज करो और ये चीजें रिपीट करते रहो। हर एक मॉक टेस्ट में जो करेक्ट आंसर है, उसको भी देखो, उसका भी पढ़ो, उसको भी समझो, लेकिन ज्यादा उसको समझो जो आपका गलत आया है, एनालिसिस करो और उसको और स्ट्रॉन्ग करो। उस टॉपिक, उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, उसको बिल्ड करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, रिपीट करते रहो। अगर उसको रिपीट करोगे तो ही स्ट्रेंथन हो पाओगे, तो ही उस टॉपिक को आप वीकनेस से स्ट्रेंथ तक ले जाओगे। सो मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है। मॉक टेस्ट सिर्फ देना, 1 घंटा 1.5 घंटा सॉल्व किया, खत्म, फिर अगला, ऐसा नहीं होता है। इससे आप पे कोई भी असर नहीं होगा अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो और छोड़ देते हो। लेकिन सॉरी, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करके एनालाइज करते हो, उस पर काम करते हो, उस पर इंप्रूव करने के लिए आप रिपीट कर, बार बार वो चीजें समझ लेते हो एंड रिपीट कर लेते हो एंड देन बाद में रिवाइज करने लगते हो, तो दैट वर्क्स। तो ये स्ट्रैटेजी हमें 50 दिनों के लिए फॉलो करनी है, ये स्ट्रैटेजी हमें आगे जाके फॉलो करनी है। अब ये करने के लिए टाइम टेबल क्या फॉलो करना है, ये जो भी चीजें है ना, वो कैसे करें, उसके लिए टाइम टेबल बहुत जरूरी है। जैसे हमने कहा कि आप स्टूडेंट हो गए, फ्रेशर हो गए, बिगिनर हो गए, थोड़ा एवरेज लेवल पे हो गए, या फिर आप वर्किंग नर्स हो गए। अगर आप स्टूडेंट हो तो मॉर्निंग के टाइम में जो नए टॉपिक्स है ना, उनको पढ़ो, कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो। आफ्टरनून टाइम में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो या फिर सब्जेक्ट रिव्यू पढ़ो। जैसे पीआर यादव का जो टेक्स्ट है ना, जिसमें रिव्यू है, ठीक है, कंसेप्ट, तो वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद इवनिंग टाइम में आप रिवाइज करो, जो भी शॉर्ट नोट्स है उनको रिवाइज करो, पढ़ो। एंड नाइट टाइम में मॉक टेस्ट दे दो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एरर एनालिसिस देखो, गो थ्रू इट आपने, या फिर प्रीवियस जो भी सॉल्व एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए होगे, आपने मॉक टेस्ट सॉल्व की होगी, तो उनके एनालिसिस करो।
कैसे गलत हुआ, क्या जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, वो चीजें आप कर सकते हो इफ यू आर स्टूडेंट। सो यू कैन फॉलो दिस पैटर्न मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट इफ यू आर अ स्टूडेंट। अगर आप वर्किंग नहीं हो या फिर आपने पास किया है एंड यू हैव टेकन टाइम जस्ट फॉर स्टडी, तो ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो डेफिनेटली। एंड इफ यू हैव योर ओन पैटर्न, डेफिनेटली आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप वर्किंग नर्स है तो आपके ड्यूटी शिफ्ट के पहले रैपिड रिवीजन कर लो या फिर एमसीक्यूज कर लो, ठीक है। ब्रेक टाइम में जो एमसीक्यूज क्विक रिवीजन जो नोट्स होते हैं ना उसको पढ़ लो। आफ्टर ड्यूटी के बाद आप थोड़ा सा स्टडी करो। अब इसमें यह भी आप कर सकते हो कि ड्यूटी के बाद अगर आप थके हुए आओगे, टायर्ड रहोगे, तो ये डीप स्टडी आप ड्यूटी के पहले भी कर सकते हो एंड ड्यूटी के बाद आके फिर रैपिड रिवीजन ऐसे भी कर सकते हो। आपके लिए जो सूटेबल रहेगा, जो कन्वीनियंट रहेगा, उस तरह से आप करिए। लेकिन ये जो टाइम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूटिलाइज करिए। अगर आप अभी यूटिलाइज करोगे तो आगे जाके फिर वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल गेट टू योर डेस्टिनी, ठीक है। एंड देन नाइट टाइम में अगर नाइट शिफ्ट्स नहीं रही, देन मॉक टेस्ट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो एंड एरर एनालिसिस करो। मतलब जो मॉक टेस्ट आपने दी होगी उन उसमें जो वीकनेसेस है या फिर उसमें जो निगेटिव्स है या फिर एरर है, उसका एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो। सो दिस टाइम टेबल कैन हेल्प यू। इस तरह से आप अपना स्टडीज टाइम टेबल बनाइए। अब यहाँ पे सिर्फ हमने फेजेस दिए, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। आप टाइम के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि हमने मतलब हमें पता है कि हमारे काफी सारे नर्सेस वर्किंग है, मोस्ट ऑफ द नर्सेस वर्किंग है जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हमने इसको टाइम मतलब डे के फेजेस में हमने इसको डिवाइड कर लिया। यू कैन गेट मतलब अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हो तो टाइम के हिसाब से आप जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद पिरामिड सबसे इंपॉर्टेंट। जब आप स्टडी कर रहे हो तो ये पिरामिड आप फॉलो करो। हमें ज्यादा, अब जो सबसे ऊपर है उसको ज्यादा टाइम देना जरूरी है। जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इस पे इसको प्रायोरिटाइज करो। फिर उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, फिर फार्मा है, फिर कम्युनिटी है, देन ओबीजी है, फिर उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, देन उसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग, रिसर्च एंड मैनेजमेंट। तो इस तरह से वेटेज आपको देना है, इस तरह से सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस आपको देना है, क्योंकि ये इस तरह से पिरामिड बना है कि जिनके ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, जिसके ऊपर आपका फाउंडेशन बनेगा, जिसके ऊपर आपका बिल्ड रहेगा, जिसके ऊपर आपको मॉक टेस्ट देने के बाद वो नॉलेज मिलेगा, वो क्लिनिकल थिंकिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी जो आपको हेल्प करेगी जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए उनको सॉल्व करने की, उनको सॉल्व करके एग्जाम को क्रैक करने की, ताकि जब आप फेस टू में जाओ जहां पे क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चंस आपको आए तो वो आप सॉल्व करके अगेन यू क्रैक द एग्जाम एंड गेट टू योर डेस्टिनी। सो इस तरह से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करो, ये पिरामिड फॉलो करो, ये फ्लो आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, टाइम देना, टाइम फ्लो आप फॉलो करिए एंड उतना टाइम उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को दे, तो बात बन सकती है। या फिर आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना वेटेज देना है। अब इस जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना तो कुछ मिस्टेक्स भी अवॉइड करो। टू मेनी पीडीएफ, मेरे दोस्त ने यहां से एक पीडीएफ लिया, उसने एक पीडीएफ दिया, इसने पीडीएफ दिया, ये बुक नहीं। एक बुक लो, कोई भी एक बुक लो, उस बुक को पढ़ाई करो, उस बुक को ही पढ़ो। बाकी बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। एक बुक अगर आपकी खत्म होती है, एक बुक आप प्रॉपर पढ़ाई करके आप फिनिश कर देते हो, फिनिश नहीं बोलूंगा, कंप्लीट करते हो, फिर उसके बाद दूसरे बुक की तरफ जाइए। एक टाइम पे तीन चार चीजें करने की जरूरत नहीं है। एक अभी जो भी बुक्स अवेलेबल है ना, अगर आपको बुक्स चाहिए उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। तो वो जो बुक्स है ना वो आपको एक एक कोई भी, आप टारगेट हाई यूज करो तो टारगेट हाई यूज करो, आप पीआर यादव करना चाहते हो तो वो करो, या फिर कोई और बुक आपके पास है तो वो करो, उसमें आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह हो गए तो वो करो। बट बहुत ज्यादा पीडीएफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये मिस्टेक आप अवॉइड करो। दूसरी चीज, रिवीजन नहीं करते। बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ते हैं, एक तो सिर्फ रीड करते रहेंगे या फिर रिवीजन नहीं करेंगे। जो भी पढ़ा है, जो भी प्रैक्टिस किया है ना, उसको रिवाइज करते रहो। इसलिए लास्ट के 10 दिन हमने दिए, ऐसा नहीं कि 2 दिन दिए, 3 दिन, 10 दिन दिए है रिवीजन का, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन में कई ऐसी चीजें आपको पढ़ते समय नहीं समझ में आई, वो समझ आती है, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखना जरूरी है। प्रीवियस क्वेश्चंस, अभी ये जो बुक्स हमारे आते हैं, अपडेटेड बुक्स रहते हैं, तो उन बुक्स में प्रीवियस क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट रहते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना वो डालकर अपडेट होके आते हैं नए एडिशंस में। तो बुक्स के थ्रू भी आप, बुक्स में अगर आप पढ़ते हो तो उसमें भी आपको मिलेंगे, या फिर
देन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पीडीएफ्स वगैरह आपको कहीं अवेलेबल होते हैं किसी ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप या फिर सोशल मीडिया पे कहीं भी, तो वो सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखो। मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मत छोड़ना। मॉक टेस्ट के लिए भी हमने 10 दिन का टाइम दिया है, तो मॉक टेस्ट, मॉक प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो, आपका परफॉर्मेंस एनालाइज करो, आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखो, तब जाके उस पे आप काम कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, चीज को रिपीट करते रहो, देन रिवीजन में आपको और हेल्प होगी। और सिर्फ वीडियोस वो देखते हैं, कुछ स्टूडेंट सिर्फ वीडियोस देखते हैं, वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, नहीं, लेक्चर्स देखो ठीक है, आपके नोट्स बनाओ, उसके अनुसार आप प्रैक्टिस करो, वो भी सिर्फ वीडियोस देख के कुछ होगा नहीं है। सिर्फ आप जो आपका टाइम कंज्यूम, मतलब आपका टाइम चलता रहेगा, आप डाटा कंज्यूम करते रहोगे, बट आप में कुछ फर्क आएगा ना आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक्स है वो आपको अवॉइड करनी है इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जाम, इन ऑर्डर टू गेट द एग्जाम। अगर ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करते हो, अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, तो आप जो जिस भी फेज में आप थे या फिर जिस भी जगह पे आप थे, तो आपका जो चार्ट है ना वो इस तरह से प्रोग्रेस करेगा। भले आप स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 पे थे, भले आप 40 पे थे, 55 पे थे, पहले दिन आप यहां पे थे, 0 पे थे, लेकिन जब 15वें दिन जब आप सेकेंड फेज में जाओगे, तब आपका ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। जैसे जैसे आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, प्रैक्टिस सेशन में जब आप जाओगे, मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, अगेन आपका ग्राफ बढ़ेगा। आप जैसे जैसे आगे इंप्रूव करते रहोगे, रिवीजन टाइम में अगेन आपका ग्राफ बढ़ेगा। जब तक आप एग्जाम सेंटर में जाते हो, एग्जाम देने जाते हो, तब तक आप उस लेवल तक पहुंच गए होगे जहां जो रिक्वायर्ड है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो स्टार्ट नाउ, अभी शुरू करना बहुत जरूरी है। अभी स्टार्ट करो, अभी शुरू करो, तब जाके यू विल गेट देयर, तब जाके यू विल रीच द डेस्टिनी। सो ये ये देखने के लिए या फिर सोचना कि होगा नहीं होगा अलग बात है, बट स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। और एक बार स्टार्ट किया तो उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसको डिवाइड करो। आपको अगर आप भूल जाते हो या फिर आपको वो मन नहीं करता है, तो आपके रिमाइंडर्स लगा फोन में, ताकि वो मेंटेन रहे। कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू कि आपको ये एग्जाम क्रैक करनी है, आपको प्रिपेयर करना है। बनाओ एक एक इंस्पिरेशन रखो, आपके अंदर से वो चीज आनी चाहिए, आपको क्यों करना है, तब जाके वो मोमेंटम रहेगा, तब जाके वो कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहेगी। सो दैट्स इट। आपका मिशन, अगर मिशन नॉरसेट 11 है, तो आज ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, आज ही स्टडी करना स्टार्ट करो। अगर आपको इस प्रिपरेशन में कुछ भी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे इस पे प्रिपरेशन रिगार्डिंग वीडियोस, कंसेप्ट के रिगार्डिंग वीडियोस, कुछ इफ पॉसिबल लेक्चर वीडियोस, एमसीक्यूज वीडियोस, प्रीवियस क्वेश्चन वीडियोस, तो हम अपने साइड से भी वो ट्राई करेंगे ऐसे वीडियोस अपलोड करने के लिए, ताकि वो आपको हेल्प करें। ठीक है, सो यस, अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर जरूर करें। एंड यस, आप हमें सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, द आशीष गायकवाड़ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। मिलते हैं अगले हेल्पफुल वीडियो में किसी और हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।